गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फिर से हम एक हल्दी घाटी का सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। आज मैंने टॉपिक नहीं लिखा हल्दी घाटी, क्योंकि लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हकीकत तो ये है कि इसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। थर्ड क्लास से हम लोग जो हैं हल्दी घाटी के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। आपको मैं बता दूं, आज भी कुछ बाबर की नाजायज औलाद इंडिया में रहती है, और जब ये वीडियो वो लोग देखते हैं तो तरह तरह के कमेंट्स करेंगे और करते आ रहे हैं, लेकिन सच्चाई कभी भी झुठलाई नहीं जा सकती। आज तक जो भी हमें इतिहास पढ़ाया गया, तोड़ मरोड़ के पढ़ाया गया। अकबर को महान बनाने के लिए मेवाड़ के चमकते हुए सितारे को गर्दिश में ले जाने का प्रयास किया गया, लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं, महाराणा प्रताप एक ऐसा शासक रहा है जिसने लूखी सूखी खा करके, जंगलों में कंदमूल खा करके मेवाड़ को कभी झुकने नहीं दिया। इसीलिए कहा जाता है अकबर कभी जीता नहीं, राणा कभी हारा नहीं। ये बिल्कुल 100% सच है। अरे पूरे भारत के ऊपर अकबर का कब्जा था। केवल एक मेवाड़ छोटा सा राज्य, चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, ये वो जगह थी, कुंभलगढ़, जिसको पाने के लिए अकबर ने अपना सब कुछ त्याग कर दिया। बहुत मेहनत की, लेकिन टस से मस नहीं हुए राणा, जिनका जन्म 9 मई 1540 को होता है, और उनके पिता उदय सिंह जी द्वितीय जब अचानक 28 फरवरी 1972 को, 28 फरवरी 1572 को अचानक उनका देहांत होने के कारण उसी समय, उसी दिन पहले उदय सिंह का दाह संस्कार किया जाता है, और उसी दिन यानी 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप को मेवाड़ का शासक यानी राज तिलक गोगुंदा में उनका कर दिया जाता है। जब महाराणा प्रताप का तिलक हुआ, राज तिलक हुए, तो अकबर जो ये चाहता था कि भी कैसे भी मैं मेवाड़ के ऊपर अपना अधिकार करूं, ताकि आपको पता है जब राजस्थान से गुजरात जब हम प्रवेश करते हैं तो मेवाड़ एक ऐसी जगह बनी हुई थी जहाँ से जाना जरूरी था, जहाँ से रास्ते जा रहे थे, और वो रास्ता अकबर के लिए हमेशा बंद था। उदय सिंह ने कभी संधि नहीं की, और अब उनका बेटा महाराणा प्रताप आ गया। अकबर ने सोचा कि नया नया जोश में जोशीला है, युवा है, तो क्यों न मैं उसको अपने साथ ही कर लूं। अकबर की नीति साफ थी कि पहले संधि करूंगा, और जब जो भी राजा संधि कर लेता वो एक तरह से भैया दास ही बन जाता, उनके टुकड़े पर पड़ने लग जाता, तो वो गुलामी था। तो उसने इस काम का जो श्रेय है देने के लिए सबसे पहले उन्होंने, यहां देख रहे हैं, अपने दरबार में से विश्वसनीय जलाल खां जो थे, जलाल खां को रांची बोलते हैं, उनको कहा कि मेरा संदेश लेकर के जाओ, मेरा मैसेज लेके जाओ, और जाकर के उस लड़के को समझाओ, यानी प्रताप, महाराणा प्रताप के लिए, कि उसको समझाओ कि भाई
अकबर ने संदेश भेजा है, वो चाहते हैं कि आप उनसे संधि कर लें। जलाल खां गए। देखो उस समय और आज भी प्रचलन है, हमारी संस्कृति है, लगभग सभी देशों की ऐसी संस्कृति है कि जब भी कोई नया राजा या कोई शासक बनता है तो आसपास के पड़ोसी देश जो होते हैं ना, वो बधाई भेजते हैं। तो जलाल खां बेकायदा फूल फाल लेकर के बधाई देने के मकसद से गया और जाके बोला, बहुत बहुत बधाई हो राणा जी आपको। प्रताप ने कहा, आपका स्वागत है, हम आपका मान सम्मान करते हैं, अच्छा बैठाया, खिलाया, खाना खिलाया, सब कुछ हुआ। जब जाने लगे तो जलाल खां ने कहा कि सम्राट ने एक संदेश भेजा है और वो संदेश ये है कि भाई तुम जाकर के कहो कि प्रताप हमसे संधि कर ले। महाराणा प्रताप ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि मेरे दादा राणा सांगा और अकबर के दादा बाबर के बीच में युद्ध हुआ, तब से लेके आज तक कभी मेवाड़ अधीन नहीं हुआ, तो हम कैसे आपकी संधि कर लें। संधि का मतलब साफ है, मेवाड़ को आपको सौंपना। जाके कह दो भैया, संभव नहीं है। तो जलाल खां जाके कहा कि महाराज मेरे को तो उसने मना कर दिया। अकबर ने सोचा कि भाई क्यों नहीं मैं जाकर के और मान सिंह से बात करता हूँ। मान सिंह जो 1962 में अकबर की सेना में शामिल हो गए थे एक मिनट बाद। अरे भैया आवाज नीचे ला के। तो मान सिंह जी जो है वो जाने के लिए तैयार होते हैं और जाकर के अकबर के दरबार में जब गए, अच्छा उनका मान सम्मान हुआ। लेकिन जब महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह जाकर के प्रताप से कहता है कि पिताजी मान सिंह जी पधारे हैं, तो वो समझ जाते हैं कि वे किस लिए आए हैं। तो महाराणा प्रताप ने अमर सिंह को भेज दिया। क्यों? क्योंकि उस समय मान सिंह जो थे वो कहीं के राजा नहीं थे, राजा तो उनके पिता भगवान दास थे। तो इसलिए उन्होंने भी अपने राजकुमार को भेज दिया। और जब अमर सिंह को मीटिंग में मान सिंह ने देखा तो मान सिंह खुद युवा था, लाल पीला हो गया, उसे बहुत गुस्सा हुआ। उसने सोचा कि तेरा ये अपमान हुआ है दरबार में, क्योंकि महाराणा खुद नहीं आए। तो मान सिंह ने कहा कि अकबर आपके लिए संदेश भेजा है कि भाई आप संधि कर लें, और पूछा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। तो ये एक संस्कार की बात होती है। अमर सिंह ने उनका अपमान नहीं किया और कहा कि भाई पिताजी जो है उनके थोड़ा दर्द है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, बीमार है, कोई बहाना बनाया। मान सिंह गुस्से में था तो कहा कह देना अकबर ने कहा है या तो संधि कर ले, नहीं तो वो आपका दर्द सारा मिट देगा। तो अमर सिंह भी बहुत बड़े योद्धा थे। उन्होंने कहा, छोटी सी उम्र में, केवल 15-16 साल के बालक थे, उन्होंने कहा कि भाई एक बात का ध्यान रखना, हुक्म अकेले मत आना, अपने अकबर को साथ ले आना ताकि हम तुम दोनों का ही दर्द ठीक कर दें। यह मान सिंह जी जाते हैं, जून का महीना था, गर्मी वैसे ही पड़ रही थी। राजस्थान तो आप सब जानते हैं कि भाई गर्मी का घर है। तो वहां जाकर के जब मान सिंह जी ने बताया दरबार में कि आप तो मेरे को सेना दे दो, मैं आज ही चढ़ाई करता हूं और उसको पकड़ के लाता हूं, बहुत लाल गर्म हुए। लेकिन अकबर जानता था कि महाराणा प्रताप किस चीज का नाम है, इसलिए अकबर ने कहा आप बैठो, उसको ठंडा मीठा किया। और फिर अकबर ने ये महसूस किया कि बात तो सही है, राजा राजा से तो मिल सकता है,
इससे कौन मिलेगा। इसलिए आमेर के राजा भगवान दास को अकबर ने निवेदन किया कि आप जाओ, आप हिंदू हैं, उम्रदराज आदमी हैं, आप अपनी भाषा में जाकर के उसको समझाओ। तो भगवान दास जी गए, तो उनसे मिलने जब राजा आया तो राजा से मिलने तो राजा आना था। प्रताप आए, अच्छी खातिरदारी की, मान सम्मान किया। भगवान दास जी ने कहा कि प्रताप, अकबर एक शहंशाह है, पूरे भारत पर उसका राज है, खजाना, सेना, शस्त्र, अस्त्र, किसी चीज की उनके पास कोई कमी नहीं है, तुम उनसे कैसे लड़ोगे। तो महाराणा प्रताप ने कहा कि भगवान दास जी, मैं आपका बहुत मान सम्मान करता हूं, इसलिए अगर आप झंडा लेकर के चलें, आमेर के झंडे के नीचे मैं लड़ने को तैयार हूं, लेकिन किसी मुगल के झंडे के नीचे नहीं लड़ूंगा। जब तक जिंदा हूं, मैं हल्दी घाटी का जो एरिया था जिसके ऊपर पूरा मेवाड़ बसता है, मैं इस मेवाड़ में 1 इंच जगह आपको नहीं दूंगा। तो वापिस जाकर के भगवान दास जी ने समझाया अकबर को कि भाई ये तो इम्पॉसिबल है, संभव ही नहीं है कि वो आकर के कभी आपकी स्वाधीनता स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अकबर के मन में फिर ख्याल आया। अकबर ने दरबार में देखा, वहाँ उनके वित्त विभाग को देखने वाले वित्त मंत्री टोडरमल, जो बहुत ही राजनीतिक कौशल वाले व्यक्ति थे, तो आखिरी चांस लिया कि जाओ टोडरमल जी, आप भी कोशिश करके आओ। टोडरमल आकर के कहा प्रताप से कि राणा जी, मैं तो वहाँ वित्त विभाग का इंचार्ज हूँ, उनके पास इतनी अथाह संपत्ति है कि वो सैकड़ों वर्षों तक लड़ाई लड़ेंगे ना, तो भी उनके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपके पास तो छोटा सा मेवाड़ है, पूरा भारत उनके साथ है, भारत के जितने भी हिंदू राजा हैं लगभग उनके साथ हैं, तो आप उनसे युद्ध जीत नहीं सकते। तब महाराणा प्रताप ने कहा कि टोडरमल जी, आप जाओ और अकबर को कह दो, न तो मेरे दादा ने संधि की, न मेरे पिता ने संधि की, और न मैं संधि करूंगा, और मैं तो ये चाहूंगा कि मेवाड़ कभी भी मुगलों के अधीन नहीं रहे, कभी मुगलों से संधि नहीं करे। ये कह करके जब भेजा तो अकबर को बड़ा गुस्सा आया, और गुस्सा आने के बाद तो आप जानते हैं कि भाई नतीजा शहंशाह था, तो नतीजा होना था युद्ध। और फिर जो युद्ध हुआ, जिसे हम 3rd क्लास से आज तक पढ़ते आए हैं, वो है हल्दी घाटी का युद्ध। अब देखिए हल्दी घाटी का युद्ध क्यों प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है उसके बीच में एक दर्रा था, उस दर्रे का नाम ही हल्दी घाटी है। और सब जानते हैं कि हल्दी घाटी नाम क्यों रखा गया, क्योंकि वहाँ की मिट्टी का जो रंग है, कलर जो है, वो हल्दी से मिलता जुलता है। हल्का हल्दी यानी पीला कलर होने के कारण इस जगह का नाम हल्दी घाटी रखा गया। यह हल्दी घाटी जो है, जो राजसमंद और पाली जिले को जोड़ता है, यह अरावली पर्वत श्रृंखला जो है, वहाँ पर खमनोर और गोकुंदा के बीच यह दर्रा बना हुआ है। यह दर्रा जो है आप देख रहे हैं, एक तरफ खमनोर जिला राजसमंद है, तो एक तरफ गोकुंदा है। और एक तरफ है गोकुंदा। बनास नदी इसकी शोभा बढ़ाती है, बनास नदी। बनास नदी इसकी शोभा बढ़ाती है। तो यहां पर अकबर ने युद्ध का ऐलान कर दिया। अपनी सेना में
उन्होंने सेनापति जो है पहली बार मान सिंह जी को, मान सिंह जो कछावा वंश के हैं, आमेर से जिनका संबंध था, वो लड़ाई लड़ने के लिए अपना बहुत ही बढ़िया एक हाथी जिसका नाम था मर्दाना, मर्दाना पर बैठ करके और पूरी सेना साथ लेकर के और युद्ध में जाते हैं। यहाँ अकबर ने मान सिंह जी के साथ में असफ खान इनको भेजते हैं, तो मान सिंह जी के साथ साथी हो गया असफ खान। तीसरा आदमी उनके साथ में है मेहतर खान। लेकिन अकबर के दरबार में एक इतिहासकार थे जिसका नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी। यह बहुत ही कट्टर मोहम्मदन थे, मुगल थे और हिंदुओं से बहुत नफरत करते थे। तो इन्होंने कहा कि महाराज मुझे भी युद्ध में जाने की परमिशन मिलनी चाहिए। अरे भाई, आप तो कलम के धनी हैं, आप तलवार कैसे चलाएंगे? तो इसने कहा नहीं सर, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि जब वहाँ हिंदुओं का खून बहेगा तो मैं वो खून अपनी दाढ़ी पर लगा के मेरी दाढ़ी लाल करना चाहता हूँ। इतना उत्साह देख करके अकबर ने उसको भी अलाउ कर दिया और वो भी वहाँ चले गए। तो बदायूनी जो है एक पुस्तक लिखते हैं, तारीखे बदायूनी, और इसी तारीखे बदायूनी में उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किया है। हालांकि वो कहते हैं कि मैंने जो देखा वो लिखा है, लेकिन मुगल इतिहासकार था, हिंदुओं से नफरत करता था, और ऐसा व्यक्ति सही इतिहास लिखे कौन विश्वास करेगा? तो वो क्यों लिखेगा सही? तो यहाँ पर एक तरफ तो अकबर की सेना, दूसरी तरफ हमारे पास जो सेनापति है महाराणा प्रताप ने हकीम खान सूर, जो एक अफगानी थे और मुगलों से बहुत नफरत करते थे, उस व्यक्ति को सेनापति बना करके भेजा और कहा कि तुम लड़ोगे। और खुद महाराणा प्रताप जो थे वो अपने साथ मात्र 1300 सैनिक लेकर के और इस युद्ध में लड़े थे, अपने घोड़े चेतक पर बैठ करके। कहा जाता है कि जिस साइड में चेतक चला जाता वहाँ की सेना महाराणा प्रताप जो है वो गाजर मूली की तरह काट दिया करते थे, लाशें बिछा देते पूरे मैदान के अंदर। तो यहाँ पर उनके साथ खुद महाराणा प्रताप थे, और जो महाराणा प्रताप के साथ अन्य लोग गए हकीम खान के साथ, उनमें काफी भील जाति के लोग थे। राणा पुंजा भील, जिसको राणा नाम जो है महाराणा प्रताप ने दिया था, उनके अलावा जो भामाशाह थे उनके भाई लोग थे, वो भी महाराणा प्रताप के साथ थे। और महाराणा प्रताप का इस युद्ध में जिन जिन लोगों ने साथ दिया वो अलग अलग 7 छोटे छोटे स्टेट थे भाई। उन छोटे छोटे स्टेट के जो भी शासक थे उन्होंने बहुत खुला साथ दिया। हाँ, सिरोही के जो शासक थे उन्होंने एक तरह से संधि कर रखी थी मुगल के साथ, लेकिन उनका कभी उन्होंने सहयोग नहीं किया। तो ये कौन थे? हम देखते हैं कि जिन जिन ने सहयोग किया, सबसे पहले है आपका डूंगरपुर। तो डूंगरपुर हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ दिया। डूंगरपुर के बाद में है बांसवाड़ा, फिर मेवाड़, मारवाड़, और मारवाड़ के बाद में सिरोही, जालौर और इंदौर। इन सभी ने
हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साथ दिया। जबकि इतिहासकार लिखते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को राजपूतों ने अकेला छोड़ दिया। अरे कुछ गद्दार राजपूत थे, डरपोक और कायर राजपूत थे, जिन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार की थी। और ये जो योद्धा थे उन्होंने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। जैसे डूंगरपुर, यहाँ के शासक थे आसकरण जी, आसकरण जी ने साथ दिया। बांसवाड़ा के शासक प्रताप सिंह, उन्होंने खुलकर साथ दिया। मेवाड़ के राजा खुद महाराणा प्रताप थे। मारवाड़ में चंद्रसेन, मारवाड़ के शासक थे चंद्रसेन, इन्होंने खुलकर के साथ दिया। सिरोही के अंदर उस समय राव सुल्तान, जिन्होंने खुला, राव सुल्तान तो राव सुल्तान चौहान थे, इन्होंने खुला साथ दिया। उसके बाद जालौर में ताज खान अफगानी थे। और जैसा मैंने पहले बता दिया, अफगानी लोग सारे के सारे मुगलों के खिलाफ थे और उन्होंने कहा था, 1000 सैनिक लेकर के आए थे ताज खान कि मेरी तरफ से आपके लिए तैयार हैं। और फिर इंडर के राजा थे उस समय नारायण दास। तो नारायण दास भाई आप सबको पता होगा, नारायण दास जो है महाराणा प्रताप के ससुर थे, तो स्वाभाविक था कि अपने दामाद का पक्ष लेते। तो इस प्रकार हल्दी घाटी के युद्ध में अकेले नहीं थे महाराणा प्रताप, ये सारे के सारे उनके साथ में थे। डूंगरपुर से आसकरण, बांसवाड़ा से प्रताप सिंह, मेवाड़ का खुद महाराणा, मारवाड़ के चंद्रसेन, सिरोही के राव सुल्तान, देवड़ा, चौहान, जालौर खुद ताज खान जो अफगानी थे, और इंडर के शासक नारायण दास अर्थात महाराणा प्रताप के ससुर, इन लोगों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ थे। तो ये युद्ध शुरू होता है कब? 18 जून 1576 को। 18 जून 1576 को ये युद्ध शुरू होता है और प्रातः 8 बजे जयसिंह अपने हाथी मर्दाना और साथ में अपना बॉडीगार्ड लेके जाते हैं बहलोल खान। अरे बहलोल खान जिसकी हाइट 7 फुट 8 इंच, ऐसा एक मतलब सेनापति था, सहायक सेनापति अकबर की सेना में, जिसने कभी कोई युद्ध नहीं हारा। और अकबर को बहुत ज़्यादा घमंड था अपने बहलोल खान पर। तो उन्होंने जयसिंह जी को कहा कि आप पहली बार सेनापति बने हैं, आप बहलोल खान को साथ लेके जाओ, कोई मेवाड़ में ऐसा सेनापति या ऐसा योद्धा नहीं होगा जो इसके सामने टिक सकेगा। और यही हुआ। प्रातः 8 बजे ये जो घाटे यहाँ पर इस साइड से जैसे मान लो मुगल सेना आएगी, तो यहाँ पर क्या है, मेवाड़ की सेना खड़ी थी। सबसे पहले महाराणा प्रताप खुद तैयार थे। तो जैसे ही मान सिंह जी की सेना अंदर आती है, 8 बजे मान सिंह जी प्रवेश करते हैं दर्रे में, तो जैसे राजपूती सेना टूट पड़ती है उनके ऊपर और मुगल सेना को पूरी तरह से पराजित करती है। जब इनको मारते मारते ये क्या करते हैं कि पीछे दौड़ना शुरू करते हैं। जब पीछे दौड़ रहे थे, इन मान सिंह की सेना है भाग छूटी, जूते वही रह गए, चंपल वही रह गई, हथियार तक के छोड़ के भागने लगे। तो पीछे मेवाड़ की सेना दौड़ने लगी। जब ये यहाँ से जरा पार हो गया और जब यहाँ पर आए मैदान में, खुले मैदान में, तो बदायूंनी ने देखा कि भाई सेना भाग रही है। तो बदायूंनी सबसे पीछे जो है खड़े हुए थे, वहां पर उन्होंने देखा कि कैसे न कैसे मेहतर खान तो सबसे पीछे का सेनापति था, लेकिन आसफ खान कहाँ खड़ा था? आसफ खान बदायूंनी के पास खड़ा था। तो बदायूंनी ने कहा आसफ खान से, अरे भाई किस पर तीर चलाऊं?
क्योंकि बहुत कट्टर मुसलमान था। तब आसिफ खान ने कहा तुम तो आंख बंद करके तीर चलाओ, क्यों, मरेगा तो हिंदू ही। मेवाड़ में जो सेना उसमें भी हिंदू है और जो हमारी सेना उसमें भी हिंदू है, मान सिंह लड़ रहा है, तो तुम्हें तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। इतने गद्दार थे वो लोग। और फिर बदायूनी ने, आसिफ खान ने, दोनों ने आंख बंद कर करके हथियार चलाए, तीर चलाए, थोड़ी देर ही चला पाए, भागना पड़ा उनको भी। जो खून से दाढ़ी लाल करना चाहता था ना, जूते वही रह गए उसके, जूते चंपल खोल करके भागा वहां से, मैदान छोड़ करके। और ये लड़ाई जो है 9 बजे से लेकर 10 बजे तक मुगल सेना को पूरी तरह से कब्जे में कर लिया था महाराणा प्रताप की सेना ने। और 12 बजे लड़ते लड़ते 12 बजे युद्ध पूरी चरम सीमा पर पहुंच गया। लेकिन दुर्भाग्य था कि 2 से 3 बजे के बीच लड़ते लड़ते जब मेहतर खान ने देखा कि मुगल सेना तो हार रही है, हम मारे जाएंगे यहाँ, तो इसने एक रूमर फैलाया, अफवाह फैला दी सेना में कि महाराणा से लड़ने शहंशाह अकबर खुद आ रहे हैं। और उस समय क्या है कि हाथी के ऊपर एक होद बना रहता है जिसके अंदर सेनापति बैठता है या सैनिक बैठते हैं, और जैसे ही कोई लड़ाई होती है तो वो नीचे उड़ जाते हैं। तो ऐसा एक झूठा उसने हाथी को आगे भेजा और सेना को लगा कि भी अकबर आ गया, शहंशाह खुद आ गए। तो एक तो सेना में जोश आ गया और दूसरा डर भी कि अगर सेना को देख लिया कि ये तो लड़ नहीं रही है, भाग रही है, तो अकबर उनको वैसे ही मार देगा। तो सेना में फिर जोश आ गया और सेना खुल के लड़ने लगी। और दुर्भाग्य ये हुआ कि मान सिंह जो है युद्ध में अपने हाथी मर्दाना पर बैठ करके आगे लोगों को मार रहे थे। तो महाराणा प्रताप ने उसको देखा तो महाराणा प्रताप को गुस्सा आया कि अरे भाई मुगल लड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, दुश्मन लड़ेंगे, लेकिन ये राजपूत होकर के मेरी सेना को बर्बाद कर रहा है। तो चेतक का मुंह करते हैं मान सिंह की तरफ। और मान सिंह के, आप जानते हैं भी सेनापति होता है ना, तो उस सेनापति के चारों तरफ एक घेरा बना रहता है सैनिकों का। तो महाराणा प्रताप ने सारे सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटते हुए जब मान सिंह के सामने गए तो बहलोल खान तैयार था, क्योंकि अकबर ने बहलोल खान को इसीलिए भेजा था कि वो मान सिंह की रक्षा कर सके प्रताप से। और अकबर को पूरा भरोसा था कि भाई इसको तो कोई मार ही नहीं सकता। तो 10 मिनट तक तो अकबर जो है, महाराणा प्रताप जो है बहलोल खान से बस अटखेलियां करते रहे। और उसके बाद अपनी तलवार से केवल एक हाथ से, कहते हैं कि एक हाथ से तो चेतक की लगाम पकड़ रखी थी और एक हाथ से बहलोल खान को पूरे के 2 टुकड़े कर दिए। पूरा का पूरा बहलोल खान को 2 भागों में बांट दिया। और अब नंबर आया मान सिंह जी का। तो मान सिंह का नंबर आते ही मान सिंह समझ गए कि राणा से बचना संभव नहीं है। चेतक बहुत ही समझदार घोड़ा था। चेतक के बारे में इतनी कविताएं लिखी गई है, उसकी वीरता को पूरी तरह से विख्यात किया गया है। तो वो ऐसे नहीं किया गया। चेतक बहुत ही समझदार था, तेज तर्रार था। उसने मर्दाना हाथी के सूंड के ऊपर अपने आगे के दोनों पैर खड़े कर दिए तो महाराणा प्रताप भी बराबर हो गए। नहीं तो भाई हाथी ऊंचा होता है, घोड़ा नीचा रहता है। तो महाराणा प्रताप ने जब भाला मारा तो मान सिंह होद में नीचे बैठ गए, झुक गए, इसलिए वो बच गए। लेकिन जैसे घोड़ा वापस अपने पैर नीचे करने लगा तो जो मर्दाना हाथी था उसकी सूंड के ऊपर एक तलवार टाइप का चाकू बंधा हुआ था, जिसके कारण आगे के जो खुर है वो कट गए। अरे एक नाखून आदमी का कट जाता है तो रात भर नींद नहीं आती, जबकि उसका आगे के हिस्सा टूट गया, कट गया। लेकिन चेतक ने हार नहीं मानी और लड़ता रहा। महाराणा प्रताप चारों तरफ जहां जा रहे थे सैनिकों को मार मार के पूरे मैदान को, हल्दी घाटी को लाल कर दिया। लेकिन जब
महाराणा प्रताप ने देखा कि चेतक की चाल कमजोर पड़ गई है, तो उन्होंने ध्यान दिया तो उन्हें पता चला कि चेतक के पैर कट चुके हैं, आगे के खुर कट चुके हैं। इसलिए महाराणा प्रताप को बहुत ही प्रिय घोड़ा था और महाराणा प्रताप ने सोचा कि चलो इसकी जान बचानी जरूरी है, तो वो युद्ध से बाहर जाने लगे। तो ये परंपरा रही है हमेशा से मेवाड़ की और झाला की कि जब भी मेवाड़ नरेश बाहर जाता है तो झाला नरेश जो होते हैं, साजने के झाला, जिनका नाम बीदा रखा हुआ है और दूसरा नाम है मान, तो झाला मान जो है वो महाराणा प्रताप का रूप धारण करते हैं, उनकी तरह कवच पहनते हैं, ऊपर अपना टॉप लगाते हैं, यानी सारा का सारा उनका रोल करके वो लड़ने लगते हैं और महाराणा प्रताप वहां से निकल करके और हल्दी घाटी की जो पहाड़ियां हैं उनमें सुरक्षित चले जाते हैं। और आखिरी नाला को पार करते समय जो लगभग 26 से 28 फुट, कोई इतिहासकार 26 फुट कहता है, कोई इतिहासकार 28 फुट कहता है, लेकिन अगर सही मायने में सोचा जाए तो वो 26 फुट का ही नाला है। अगर परीक्षा में आता है तो हमें उसकी चौड़ाई 26 फुट लिखनी होती है। और 26 फुट के नाले को चेतक ने छलांग लगा करके जब पार किया तो राणा को तो सुरक्षित पहुंचा दिया, लेकिन खुद मर गया। तो यहां पर राणा को बहुत दुख हुआ। और दूसरी तरफ जब मान सिंह ने देखा कि भाई सेना कमजोर तो पड़ गई, लेकिन हमसे डट नहीं रही है, क्योंकि राजपूत सेना, मराठा, उनके साथ भील, गुर्जर बड़ी मान सम्मान से लड़ रहे थे, तो वो वापस चले जाता अपनी सेना को लेकर के अकबर के दरबार में। तो जाते ही अकबर खुश होता है, उनको लगता है कि भाई मान सिंह जी जीत गया है। तो पूछते हैं कहाँ है महाराणा प्रताप, पकड़ लिया उसको, कैदी बना दिया? बोले नहीं, तो मार दिया? बोले नहीं। तो क्या उसने दास्ता स्वीकार कर ली कि नहीं महाराज? तो संधि का कहा है कि नहीं महाराज, वो बच के चले गए और हम बच करके आए हैं। तो महाराणा प्रताप थोड़े नाराज हुए और उसके बाद ये युद्ध यही समाप्त नहीं होता है। आगे का वर्णन, वीडियो लंबा हो रहा है, हम पार्ट 3 में देखेंगे और आपको बताएंगे कि आगे किस किस प्रकार से महाराणा प्रताप ने अकबर से लोहा लिया। इसीलिए कहा जाता है लो कि राणा कभी हारे नहीं तो अकबर कभी जीता नहीं। और हल्दी घाटी के युद्ध का नतीजा यही कहा जाता है कि न तो कोई उसमें जीता न कोई हारा। लेकिन अगर सही तरीके से इतिहासकार होता तो अवश्य एक बात लिखता कि मुगल सेना मेवाड़ सेना के सामने टिक नहीं सकती। तो ये लड़ाई जारी रहेगी। आगे का भाग कल पार्ट 3 में पढ़ेंगे, देखते रहिए। हल्दी घाटी का युद्ध राठौड़ सर के साथ सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। जिन जिनको विश्वास है आपके मेवाड़ नरेश महाराणा प्रताप पर, वो कमेंट करें और गद्दारी से दूर रहें। जय हिंद, जय भारत।